सिर्फ चलते रहने के कितने फ़ायदे हो सकते हैं, वॉकिंग जिसे हम कहते हैं, सिर्फ सैर करने के कितने हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं? और ब्रिस्क वॉक की डेफिनेशन ये नहीं है कि आप कितने मिनट में कितने किलोमीटर चल लेते हैं। ब्रिस्क वॉक करें तो इंडिविजुअली ब्रिस्क वॉक करें, ऐसा फिजिकल गेम खेलें जिसमें कि आपको पसीना हो, भाग दौड़ हो। अगर जुम्बा ज्वाइन कर लेंगी तो मुझे लगता है जैसी फर्श पे हम बैठे हैं बात कर रहे हैं उस पर करेंगी तो अपने घुटने का दर्द लेके अगले 3 हफ्ते में मेरे पास आने वाली है। जीवन चलने का नाम, चलते रहिए सुबह शाम, ये बहुत पुराना गाना है, लेकिन आज इसका जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बात हो रही है हड्डियों की मजबूती की। और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि जितना आराम करेंगे उतनी हड्डियां बचा कर रखेंगे, आज इस गलतफहमी को भी दूर करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, जो कि डायरेक्टर हैं ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट के फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल दिल्ली में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि आराम करेंगे तो हड्डियाँ ज़्यादा लंबे समय तक चलेंगी। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप अपने घर में चलते हुई कार को गैराज में खड़ा कर दीजिए, 6 महीने बाद स्टार्ट कीजिए। अगर वो चल जाएगी तो आप भी चल जाएंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। इसका जवाब यही है। आप जितना आराम करेंगे, जितना रेस्ट करेंगे, उतना ही आपकी चाल, उतना ही आपका स्वास्थ्य खराब होगा। चलते रहिए, जो आपने कहा है, मैं अपने मरीजों से बोलता हूँ, चलोगे तो चलोगे। चलोगे तो चलोगे, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जब ज़्यादा चलें और फिर दर्द हो जाए तब क्या करना चाहिए? आराम करना चाहिए, चलते ही रहना चाहिए? हर आदमी की एक क्षमता होती है। आप एंकरिंग कर रहे हैं, 6 घंटे करें तो आप भी नहीं कर पाएंगे, वो थकान है, उसमें कैपेबिलिटी नहीं है, वो थकान है। जब आदमी थक जाए, अपनी क्षमता तक पहुंच जाए, तब आराम करना बेहतर है। लेकिन वो क्षमता कितनी है, एक नॉर्मल एवरेज पर्सन से आप उसको कंपेयर करें, अगर वो है तो ठीक है। अगर आप क्षमता ही नहीं डेवलप करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? बैठ ही जाएंगे फिर। सिर्फ चलते रहने के कितने फ़ायदे हो सकते हैं, वॉकिंग जिसे हम कहते हैं, सिर्फ सैर करने के कितने हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं? और क्या सैर जो है उसका समय, उसकी स्पीड उम्र के हिसाब से तय होनी चाहिए? पहली चीज़ तो ये समझिए कि सैर करना वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप उसको फिजिकल एक्टिविटी के साथ जोड़ती हैं या फिटनेस के साथ जोड़ती हैं तो मैं उसको बोलूँगा कि ब्रिस्क वॉक, अगर आप जिसको कहते हैं, वो करें। और ब्रिस्क वॉक की डेफिनेशन ये नहीं है कि आप कितने मिनट में कितने किलोमीटर चल लेते हैं। आपकी ब्रिस्क वॉक आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है, कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। आप जितना भी कैपेसिटी में वॉक कर सकते हैं, जितना देर तक और जितना तेज, वो आपकी इनबिल्ट कैपेसिटी होती है। वो आप शुरू करिए। नॉर्मली एक एवरेज फिट आदमी 7 मिनट में 1 किलोमीटर चल लेता है, मोटा मोटा। ये तो बहुत तेज़ चलना हो गया। हाँ, 7 मिनट में 1 किलोमीटर, 7 मिनट में यानी कि 10 सेकंड में लगभग 100 मीटर आदमी चल लेता है। 10-15 सेकंड हो सकता है जो बैरी करता है, मतलब 7 नहीं होंगे तो 9 मिनट होंगे। 10 मिनट में 1 किलोमीटर, 10 मिनट में 1 किलोमीटर अगर आप चल रहे हैं आज, और अगर आप रेगुलर चलेंगे तो ये 10 से 9 होगा, 9 से 8 होगा, 8 से 7 होगा। उसके बियॉन्ड भी कम कर सकते हैं आप, लेकिन आप कितना फिट रहना चाहते हैं उसके ऊपर। तो मुझे लगता है कि ब्रिस्क वॉक हर इंडिविजुअल की अपनी होती है। इसीलिए जब आप मॉर्निंग वॉक पे जाएं तो किसी की कम्पीट ना करें। आप अपने, पता चला कि आप हस्बैंड वाइफ घूमने गए, एक स्लो चलेगा एक तेज चलेगा, वो नहीं चलेगा। आप ब्रिस्क वॉक करें तो इंडिविजुअली ब्रिस्क वॉक करें, जिससे कि आपका थोड़ा लगे कि आपकी सांस फूल रही है, नॉट पैथोलॉजिकल कि आपकी सांस तेज़ी से चलने लगे, आपको स्वेटिंग होने लगे, आपको थकान होने लगे, और ये ड्यूरेशन करीब करीब 30-35 मिनट का हो। अगर आप इतना रोज़ चल रहे हैं, 35 मिनट की वॉक कर रहे हैं और करीब करीब 4 किलोमीटर के आसपास का चल रहे हैं एक स्ट्रेच में, तो आप फिट हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप ब्रिस्क वॉक करते हैं रोज़ 1 घंटा, तो इसके अलावा और कोई सी भी और एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है एक नॉर्मल एवरेज फिट आदमी के लिए। बच्चों पर और बुजुर्गों पर भी क्या ये नियम लागू हो सकता है, कितनी सैर करें और स्पीड क्या हो? बच्चे तो कच्ची मिट्टी हैं, वो जितना ज़्यादा करेंगे उनकी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा डेवलप होगी। बुजुर्ग की, अगर आप रेगुलर वॉक करने वाले हैं तो आप अपने हिसाब से, एज के हिसाब से, जैसे जैसे एज बढ़ेगी हो सकता है आपका ड्यूरेशन बढ़ने लगे, आपकी कैपेसिटी थोड़ी कम होगी तो ड्यूरेशन बढ़ेगा, डिस्टेंस घटेगा। तो ये एज के हिसाब से होना चाहिए, एज स्पेसिफिक होता है। अब
एक 40 साल का आदमी एक 70 साल के आदमी से नहीं कंपेयर किया जा सकता, पर दो 70 साल के आदमियों को एक दूसरे से कंपेयर करना चाहिए। और ब्रिस्क वॉक अगर कोई भी कर रहा है, अपनी क्षमता के हिसाब से तेज़ी से चल रहा है, तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ पैदल चलने के ये फ़ायदे हम आपको गिना रहे हैं। बात चूँकि हड्डियों की मजबूती की कर रहे हैं, बोन हेल्थ मेंटेन करने के लिए जैसे जैसे उम्र के साथ लगता है कि अब हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, क्या कुछ टिप्स होने चाहिए कि लोग उन हड्डियों को ज़्यादा लंबे समय तक चला सकें? सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है मदर को, क्योंकि दुनिया पैदा तो वहीं से होती है। जो भी बच्चा पैदा होता है उसको जब तक वो दूध पी सकता है दूध पिलाए, जितना पी सकता है उतना पिलाए। दिस इज़ 1। 2, जब वो चलने लगे तो जितना खेल सकता उतना खेले। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो फ्यूचर की फाउंडेशन को लेट डाउन करती है। और जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, टीनेजर्स में आ जाए, तो आजकल मुझे पर्चे पे लिखना पड़ता है फिजिकल गेम्स फॉर 2 आवर्स। मतलब आउटडोर गेम्स खेलें, कंप्यूटर वाला मोबाइल वाला गेम ना खेलें, ऐसा फिजिकल गेम खेलें जिसमें कि आपको पसीना हो, भाग दौड़ हो। अब सब बदल गया है। पहले हम लोग थे, दौड़ भाग करते थे, ऊंच नीच खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, ये सब खत्म हो गया है। सब दौड़ते लगे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर बच्चे रेगुलर खेल रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, जिससे उनको पसीना आ रहा है और उनका एवरेज, अगर वो टीनेजर हैं, मतलब 19 ईयर्स तक हर बच्चे को 2 घंटा खेलना चाहिए फिजिकली। अगर वो 2 घंटा खेलेगा तो वो अगले 40-50 साल तक उसकी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। पर अगर आज 20 साल के आप हो चुके हैं और आज ये सुन रहे हैं पॉडकास्ट, तो आप क्या करेंगे? ये अच्छी बात यह है कि बॉडी की जो गेनिंग कैपेसिटी होती है, रीगेन करने की कैपेसिटी होती है, वो 32 तक चलती है। यानी कि आपका जो पॉजिटिव मेटाबॉलिज्म होता है, बॉडी के लिए बिल्डिंग जो होती है, वो 0 से शुरू होकर के 32 तक चलती है। 32 से 42 बहुत अच्छा फिट, एकदम जेनेटिकली आप बिल्कुल ठीक हैं, तो वो 45-50 तक जाती है और उसके बाद नेगेटिव होने लगती है। तो अगर आप 20 साल के हैं और आप सुन रहे हैं, तो 20 से 32 साल का टाइम है। आप अपने आप को फिजिकली एक्टिव करें, रोज़ एक्सरसाइज करें, तो मुझे लगता है कि आपकी हड्डियां फिट रहेंगी। यानी आप ये कह रहे हैं 20 साल तक एक्सरसाइज नहीं भी की है तो भी शुरू करेंगे तो नुकसान नहीं होगा, उसमें फ़ायदा होगा। अब आती है 32 साल जो लोग पहुंच गए हैं, तो 32 साल वाले लोग अभी अगर नहीं एक्टिव हैं तो उन्हें ग्रेजुअली शुरू करना चाहिए। पिकअप करने का टाइम कि कब मैक्सिमम वो कर सकते हैं, 6 वीक्स का होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। और जो आजकल ये फैशन हो गया कि ट्वाइस अ वीक, 3 टाइम्स अ वीक, वंस इन मंथ, ये सब टेलरिंग है, इट्स नॉट आइडियल। रोज़ आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, जिससे आपको थकान लगे और आपको स्वेटिंग हो। स्वेटिंग होना आपका अगर टारगेट होगा तो आप एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। 32 साल की आप बात कर रहे हैं, तो 32 साल की उम्र में हम अक्सर देखते हैं महिलाएं सबसे पहले जुम्बा ज्वाइन कर लेती हैं। उनको क्या कहना चाहेंगे, अगर वो पहले से कोई एक्सरसाइज कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, किस तरह से इफ़ेक्ट करेंगी इस तरह की एक्सरसाइज उन्हें? 2 कैटेगरी में बांट लेते हैं पेशेंट्स को, मेल फीमेल कोई भी हो। एक जिन्होंने पीछे कभी कुछ नहीं किया, और एक जो पीछे करते रहे हैं। जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया वो अगर जुम्बा ज्वाइन कर लेंगी तो मुझे लगता है जैसी फर्श पे हम बैठे हैं, आप बात कर रहे हैं, उस पर करेंगी तो अपने घुटने का दर्द लेके अगले 3 हफ्ते में मेरे पास आने वाली हैं। चलिए, आपका काम बढ़ेगा। मुझे ऐसा काम नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत काम है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप नॉर्मल नेचुरल ज़मीन पे, धरती पे जुम्बा करती हैं, वो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप फर्श पे करती हैं तो वो आपको नुकसान करेगा। नेचुरल ज़मीन मतलब मिट्टी या घास का मैदान, उस पे करना चाहिए। अब या आपके पास ये सुविधा हो कि जैसे बैडमिंटन खेलने वाले इंडोर में वुडन प्लेटफॉर्म पे खेलते हैं या अच्छी मैट पे खेलते हैं, अगर वो आप कर सकते हैं तो करें। बट फिर भी आपका खुले मैदान का जो हेल्थ बेनिफिट है वो आपको क्लोज डोर में नहीं मिलेगा।
बोन हेल्थ की हम बात कर रहे हैं और महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो कंपैरेटिवली ये बात कितनी सही है कि महिलाओं की हड्डियां उम्र के साथ साथ या मेनोपॉज आने के साथ साथ ज़्यादा कमज़ोर होने लगती हैं और उन्हें ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है? इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है? एकदम सही है, क्योंकि पूरी बॉडी में देखिए मेनार्की जब से पीरियड शुरू होते हैं उसके पहले मेल फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं होता। जब पीरियड शुरू होते हैं तो फीमेल की बॉडी को एक पर्टिकुलर हार्मोन ईस्ट्रोजन का ज़्यादा होता है और पूरी बॉडी उसको अडॉप्ट कर जाती है। जब आपका मेनोपॉज आता है तो आपको हार्मोन्स विड्रॉ होते हैं और जब हार्मोन विड्रॉ होते हैं तो कई सारे मेटाबॉलिक चेंजेस पूरी बॉडी में होते हैं। हम अभी हड्डियों की बात कर रहे हैं तो हड्डियों की मेटाबॉलिज्म में जो चेंज आता है ईस्ट्रोजन की वजह से, उसकी वजह से उनमें पेरीमीनोपॉजल, मीनोपॉजल या पोस्ट मीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस होने लगती है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है कि हड्डियों का कमज़ोर होना। ऑस्टियो मीन्स हड्डी, पोरोसिस मतलब छेद। अगर हड्डियों में छेद होने लगेगा तो वो बीमारी होती है ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो वो लेडीज़ जिनको जो मीनोपॉज के आसपास है उनको सर्टेन कैल्शियम, विटामिन डी एंड मेडिसिन अपने डॉक्टर से पूछ करके लेनी चाहिए। सारी लेडीज़ को कैल्शियम और विटामिन डी रेगुलर लेना चाहिए और मेरा ये मैं जैसा प्रिस्क्राइब्ड है कि सारी लेडीज़ जिनका मेनोपॉज क्रॉस हो गया है उन्हें एक कैल्शियम और वीकली और 10 डेज़ एक विटामिन डी लाइफ लॉन्ग लेना चाहिए। और मेल्स को ये 60 इयर्स के बाद मैंडेटरी है। एक मिथ है सबके दिमाग में कि अगर हम कैल्शियम की टैबलेट खाते हैं तो हमें स्टोन बन जाता है। ये मिथ ही है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। या कभी कभी कुछ लोग कहते हैं वो कैल्शियम खाते हैं उनको एसिडिटी होती है। ये बात सही है कि कैल्शियम खाने से एसिडिटी हो सकती है। तो मार्केट में बहुत सारे कैल्शियम अवेलेबल है, आप दूसरी कंपनी का लें। अगर मान लीजिए आपको सारे कंपनी के कैल्शियम से प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी होती है, तो आपके लिए बेस्ट चीज़ है दूध या दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ आप खाएं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। साथ में विटामिन डी ज़रूर लें। जी, हड्डियों की सेहत के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है? कैल्शियम, विटामिन डी की आपने बात की, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का अक्सर जिक्र होता है, B12 और प्रोटीन का भी जिक्र होता है। उनका कितना रोल होता है अगर किसी को अपनी हड्डियों का खास तौर पर ख्याल रखना है? ये इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट कम है, इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट जाता है। ये दोनों चीज़ें जो आपने बोली, इसका मेन इफ़ेक्ट आता है मसल्स पे, मांसपेशियों पे। मांसपेशियाँ जितनी स्ट्रांग होंगी बोन्स उतनी ही स्ट्रांग होंगी। आप एक पहलवान की हड्डियों को एक मेरे जैसे डॉक्टर की हड्डी से कंपेयर करेंगे तो उस पहलवान की हड्डी ज़्यादा मजबूत होगी मेरे से, क्योंकि वो मांसपेशियों के टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से उसमें लोड बेयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा डेवलप हो गई है। और जो मतलब नॉन पहलवान ग्रुप है उसमें कम डेवलप हुई है। तो ये इस पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपने फिजिकल एक्टिविटी कितनी की है। ओके, तो जो पहलवान बनने की तरफ जाते हैं, हम मसल बिल्डअप की तरफ आते हैं, बहुत सारे लोग प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं। हम अक्सर खबरें पढ़ते हैं कि उसकी वजह से असल में उनकी हड्डियों को नुकसान हो गया। तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स को किस तरह से लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, उसके लिए क्या नियम है? देखिए, प्रोटीन सप्लीमेंट का तो ये कह सकते हैं कि प्रोटीन खाना अच्छा होता है। जितना आपका बॉडी वेट है, मिनिमल प्रोटीन रिक्वायरमेंट पर डे की उतने ग्राम की होती है, उसको आपको लेना चाहिए। अगर आप अच्छा प्रोटीन ले रहे हैं, तिरुपति के बालाजी के लड्डू जैसा मिक्स वाला प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि प्रोटीन लेना बेहतर है। प्रोटीन सिर्फ बोन्स ही नहीं, मसल को बिल्डिंग भी करता है और पूरे बॉडी की मेटाबॉलिज्म को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाता है। प्रोटीन लेना अच्छी बात है, बट जिस ग्रुप की आप बात कर रहे हैं कि जो पाउडर प्रोटीन आती है या कुछ जगह जो जिम्स में खिलाई जाती है, कभी कभी उसमें मिक्सिंग होती है, वो मिक्सिंग आपके लिए नुकसान करती है, ना कि प्रोटीन। यानी प्रोटीन लिया जा सकता है, प्रोटीन लिया जा सकता है, बॉडी वेट के हिसाब से आप ले सकते हैं। उसका एब्जॉर्प्शन भी क्या एक समस्या है जिसका ध्यान लोगों को रखना चाहिए? नहीं, प्रोटीन देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये तीन चीज़ें होती हैं और कोई भी आदमी बड़ा होकर एडल्ट हुआ है तो ये तीनों क्षमता डेवलप होती है। हाँ, ये हो सकता है कुछ लोगों को जैसे मिल्क एलर्जी होती है, कुछ लोगों के एग की प्रोटीन से एलर्जी होती है। आप किसी सर्टेन ग्रुप ऑफ प्रोटीन से एलर्जिक हो सकते हो, बट आप कंप्लीटली प्रोटीन एलर्जिक नहीं हो सकते।
एक बात ये भी कही जाती है, ये अवधारणा है, कितनी सही है गलत है आप बताइए, कि जो वेजिटेरियंस होते हैं उनकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं, जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो ज़्यादा मजबूत होते हैं। फिर इसी के संदर्भ में आता है कि फिर जो लोग पूरी तरह वेगन डाइट पे चले जाते हैं वो कैसे मेंटेन करते हैं अपनी हेल्थ। पूजा जी, धरती पे सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? हाथी, गैंडा। हाथी। क्या वो नॉनवेज खाता है? वो तो गन्ना खाता है। जवाब आपके सामने है। वेज एंड नॉन वेज डाइट खाने से आपके फिजिकल डेवलपमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी हैबिट क्या है, आप उसके हिसाब से अपनी डाइट चूज़ कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं रुकते, धरती पे तो हाथी होता है, समंदर के अंदर जो सबसे बड़ी व्हेल होती है वो भी वेजिटेरियन होती है, वो मांस फाड़ के नहीं खाती है। तो ये मिथ है कि जो नॉनवेज खाएंगे वो ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। और बहुत सारे लोग, हम फ्रैक्चर को पेशेंट को देते हैं तो खरोड़े का जूस पीते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत कॉमन है नॉनवेज खाइए। इट इज़ मिथ। हर वो चीज़ जो आपको नॉनवेज में अवेलेबल है वो वेज में ही मिलती है, क्योंकि हर नॉनवेज को वाला जो सोर्स है वो वेज से ही बना हुआ है। तो फिर ये बात कितनी सही है कि कैल्शियम इसलिए कम है क्योंकि तुम अंडे नहीं खाते, क्योंकि तुम वेजिटेरियन हो? गलत, मिथ। B12 का फिर क्या रोल आता है, और वेजिटेरियंस के लिए B12 का क्या नियम होना चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? B12 मिलता है, वेज डाइट में भी मिलता है, पर बहुत बहुत कम मिलता है। और चूँकि अब हम लोगों ने सारी नेचुरल डाइट लगभग कहाँ मिलती है, सब जगह मिक्सिंग होती है, तो B12 कम हो जाता है। तो B12 आर्टिफिशियल लेना चाहिए। पर जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको B12 मीट से मिल जाता है, इस वजह से उनके लिए मैंडेटरी नहीं है। बट B12 की कमी होती है। और बहुत बार मैंने देखा कि पेशेंट आता है, B12 मेरा बहुत बढ़ गया है, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। B12 अगर 2000 भी आया है आपकी रिपोर्ट में तो आपको कुछ नहीं करना, अपना B12 बंद कर दीजिए। अपना वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो यूरिन से पास हो जाएगा, 1 हफ्ते में आपका B12 नॉर्मल हो जाएगा। तो हाई B12 पे बहुत परेशान नहीं होना। बट हाँ, 2000 के भी ऊपर हो गया है और आपको फीट एंड हैंड में बर्निंग हो रही है तो यस, इट इज़ टॉक्सिसिटी। बट नॉर्मली B12 की टॉक्सिसिटी कभी नहीं होती। आमतौर पर हम देखते हैं कि लोगों में B12 विटामिन की कमी होती है, तो क्या सप्लीमेंट्स फिर लगातार लेने पड़ते हैं, क्या नियम होना चाहिए उसका? अगर आप नॉनवेज हैं तो आपको कुछ सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको सप्लीमेंट ले लेने चाहिए। और इसकी बहुत ही लो डोज 500 माइक्रोग्राम की पर डे अगर आप डोज लेते हैं तो वो काफ़ी है। और ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा लें, मैं तो मिनिमम मेडिसिन की बात करता हूँ। अगर आपके पास नेचुरल बैलेंस डाइट है, आप बहुत ज़्यादा पैक्ड फूड नहीं खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड जिसको बोला जाता है वो नहीं खा रहे हैं, आप दाल भात रोटी सब्जी खा रहे हैं, दाल भात रोटी सब्जी दूध दही खा रहे हैं, तो आपको उसकी ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी। ओके। बहुत सारे लोग हड्डियों की सेहत के लिए, मजबूती के लिए मालिश करवाते हैं, कुछ लोग एक्स एंड पेन्स के लिए फिजियोथेरेपी की तरफ जाते हैं। कितने समय तक वो फ़ायदा देती है, या वो सिर्फ मन की तसल्ली है? जब हम छोटे थे तो दादा दादी रोज़ सोते थे और हम लोग उनके पाँव दबाते थे। आज ये प्रथा ख़त्म हो गई है। बिल्कुल वही है, अच्छा लगता है, आपको बहुत वेल बीइंग की फील होगी कि अगर कोई आपके हाथ पैर दबा रहा है, और आपकी थकान कम हो जाएगी। बट इससे मेन पैथोलॉजी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जोड़ों के दर्द में जो फिजियोथेरेपी की सलाह दी जाती है उसको किस तरह से? फिजियोथेरेपी एंड मसाज आर 2 डिफरेंट थिंग। अब फिजियोथेरेपी पे आते हैं। फिजियोथेरेपी पे आते हैं। पहले तो ये समझना है कि फिजियोथेरेपी इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, दिस इज़ 1। 2, जो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाने से पहले फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। इन माई ओपिनियन दे आर नॉट करेक्ट। फिजियोथेरेपिस्ट को केवल फिजियोथेरेपी करना सिखाया जाता है, कौन सी करनी है, कब करनी है, कितनी करनी है और क्या करनी है, ये काम डॉक्टर का होता है। क्योंकि हम मेडिसिन लिखते हैं, सर्जरी करते हैं और उसी के लास्ट में एडवाइस करते हैं XYZ फिजियोथेरेपी, आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइजेज, स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज, क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइजेज, हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइजेज। प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सरसाइज शुड बी बाय अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर विच शुड बी गिवन बाय फिजियोथेरेपिस्ट। कितने समय तक ऑन एन एवरेज फिजियोथेरेपी का रोल रहता है? डिपेंड करता है आपकी पैथोलॉजी क्या है। अगर आप एकदम फिट आदमी हैं तो आपको किसी ज़रूरत की, कोई फिजियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों को कमर में दर्द होता है, वो फिजियोथेरेपिस्ट पास चले जाते हैं। इट इज़ रॉन्ग। क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए। कभी भी एक्यूट पेन होगा उसमें आप फिजियोथेरेपी करेंगे तो आपके दर्द को बढ़ाएगा। इसीलिए आप जितने भी लोग सुन रहे हैं आप चेक करें, बहुत सारे लोग आप में से गए होंगे फिजियोथेरेपिस्ट के पास दर्द होने पर,
आप देखिए वो फिजियोथेरेपी नहीं कराता, वो अपना वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से उसको टच करता है, वो आपको फिजिकल थेरेपी देता है। इट इज़ लाइक हॉट फर्मेंटेशन और कोल्ड फर्मेंटेशन करता है और कुछ नहीं करता, क्योंकि उस समय अगर वो फिजियोथेरेपी कराएगा तो पेन बढ़ जाएगा। तो जैसे बहुत सारे लोग सीधे फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग टूटी हड्डियां लेकर बब्बू पहलवान के पास जाते हैं, और बहुत लोग को लगता है कि ये इलाज कारगर होता है। उसके बारे में आपका क्या मानना है? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आइडियली तो नहीं जाना चाहिए आइडियली तो नहीं जाना चाहिए, बट अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो प्राइमरी ट्रीटमेंट आप किसी से भी ले सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी ट्रीटमेंट तो सबको पढ़ाया जाता है। आप ये कह रहे हैं बब्बू पहलवान हड्डी जोड़ सकते हैं? नहीं, हड्डी नहीं जोड़ सकता। मैंने कहा प्राइमरी ट्रीटमेंट, आपकी हाथ टूट गई, आपको बगल में वही नज़र आ रहा, तो आप उसके पास जाएंगे, वो फट्टा तो कम से कम बांध देगा। फट्टा बांध करके आप डॉक्टर के पास जाएँ। बब्बू पहलवान का मेरा मतलब यहाँ बब्बू पहलवान से नहीं है, बब्बू पहलवान का मेरा मतलब है वो कोई भी आदमी जो थोड़ा बहुत ट्रेंड हो, आपको प्राइमरी स्टेबलाइजेशन ऑफ फ्रैक्चर के लिए। तो इस बात की कितनी संभावना है कि वो काम खराब भी कर सकता है? 100% संभावना है, अगर आप उसे कंटिन्यू करेंगे। आप इमरजेंसी, मैंने बड़ा कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दिया था, इफ़ देयर इज़ इमरजेंसी, आसपास कुछ नहीं तो आप जो भी अवेलेबल सोर्स है उस पर जाइए, और विद इन 24 आवर आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। टूटी हड्डियों की बात हो रही है तो मेनोपॉज की एज में ये कहा जाता है महिलाओं में खड़े खड़े फ्रैक्चर होने का खतरा गलत है, ये ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, मीनोपॉज की वजह से कभी ऐसा नहीं होगा। मीनोपॉज साथ अदर एसोसिएटेड फ्रैक्चर्स हैं, जो कि क्या होंगे? अदर, जैसे मान लीजिए आपको पहले किसी वजह से आप स्टेरॉइड खा रहे हैं, आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं, उसी में आपको मीनोपॉज आ गया। आप रिमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ पीड़ित हैं, आपकी हड्डियां बहुत ऑस्टियोपोरोटिक पहले से ही हैं, उसी में एसोसिएटेड मीनोपॉज आ गया। किसी भी वजह से वीक हड्डियों में एक एडिशनल वीकनेस अगर आ जाएगी तो वो टूट सकता है, एंड दैट इज़ नॉट यूजुअली मीनोपॉज की वजह से फ्रैक्चर नहीं होता। इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से फ्रैक्चर होता है, ना कि मीनोपॉज की वजह से। तो चलिए, टूटी हड्डियों की जो ये कहानी है इसको सम अप करते हैं ये पूछ के आपसे कि बोन हेल्थ के हेल्दी फूड्स कौन से हैं जो हड्डियों के लिए अच्छे माने जाते हैं? कोई भी ऐसा फूड जो दूध या दूध के प्रोडक्ट से बना हो वो सब हड्डियों के लिए अच्छे हैं। इसके अलावा केले में होता है, अमरूद में होता है, पल्सेस में होता है, राइस में होता है, गेहूं में होता है। तो ये मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट बेस्ट कैल्शियम सोर्स हैं, अगर आप उसको लेंगे तो आपकी हड्डियां फिट रहेंगी। और केला मैग्नीशियम और फास्फोरस का सोर्स है, और इन्हीं से मिलकर आपकी हड्डियां बनती हैं। तो अपनी हड्डियों का ख्याल रखिए ताकि ज़िंदगी भर आपको जब तक जिंदा है कम से कम अपने पैरों पर चलने की सहूलियत बनी रहे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।